लोकतंत्र के महापर्व में छठे चरण में 25 मई को यानी कि कल 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। कल होने वाले चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहाँ छठे फेज में वोटिंग हो रही है। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत मैदान में है। 3 मुख्यमंत्री वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संदीप पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसी हॉट सीटें भी हैं जहां बीजेपी के नेता जगदम्बिका, मेनका गांधी, कृपा शंकर सिंह, दिनेश लाल निरहुआ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 25 तारीख को 8 स्टेट्स और यूटीज में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट शामिल है। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। तो सबसे आह्वान है कि वोट देने जरूर आए। ये मतलब छठी फेज है कल, और थोड़ी गर्मी है। गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पे किए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दांव पे केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा लगी हुई है। यहाँ पर मतदान दल हैं जो रवाना हो गए, क्योंकि कल छठवें चरण में वोटिंग होनी है और कल होने वाले चुनाव के लिए सारी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहाँ छठे फेज में वोटिंग हो रही है। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है और 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संदीप पात्रा और राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसी हॉट सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी के नेता जगदम्बिका, मेनका गांधी, कृपा शंकर सिंह, दिनेश लाल निरहुआ की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के, जहां दिल्ली में छठवें चरण में शनिवार 25 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होगा। मतदान से पहले 23 मई को ही चुनाव का प्रचार थम चुका है, लेकिन प्रचार के दौरान दिल्ली की जनता राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक मंच पर देखने को तरस गई है। बता दें कि दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दिलचस्प ये होगा कि गांधी परिवार के मतदाता पहली बार कांग्रेस को वोट न कर आप प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करेंगे। दरअसल गांधी परिवार का आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती के समर्थन में वोट करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही, जिसके तहत 7 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को वोट नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए आज इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, जैसे कि छठवें चरण में यहाँ पर वोटिंग की जो है कल शुरुआत हो जाएगी, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले छठे चरण में जो वोटिंग हो रही है उसके क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 14 सीटें पोलिंग पे जा रही हैं, उसमें से 9 सीटें बीजेपी जीती थी, 4 सीटें बीएसपी जीती थी और 1 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। तो हम लोग इस बार डिस्कशन में ज़्यादातर बीजेपी और सपा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी का अपना एक वोट बैंक है और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2019 के चुनाव में सपा बीएसपी एक साथ लड़ रहे थे, इस बार वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इसमें एक आध सीट का फायदा होगा, 9 की टैली जो है इंक्रीज करेगी। हाँ, आजमगढ़ एक टफ सीट दिख रही है, लेकिन पिछली बार जो गुड्डू जमाली जी थे वो बीएसपी के टिकट पे लड़े थे तो उन्हें 2.5 लाख वोट मिले थे। अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, एमएलसी भी बना दिए गए, लेकिन उनके 2.5 लाख वोट में सारा वोट मुस्लिम वोट नहीं था। उसमें से जो दलित वोट है वो अब किस करवट बैठता है, क्या डिसाइड करता है। अगर वो दलित वोट सारा मायावती के कैंडिडेट को वोट देता है तो मुझे लगता है बीजेपी एक अच्छी स्थिति में होगी।
और इस बार के चुनाव की ये भी दिलचस्प चीज है कि जो आजमगढ़ की सीट कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी, आज उस पर ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या उस पर किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। तो कम से कम इतना बदलाव तो आ गया है गढ़ की राजनीति में कि वहां पे हार जीत का डिस्कशन हो रहा है। दूसरी चीज जो आप दिल्ली का जिक्र कर रही थी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं और भी डिबेट्स में कोट करता हूँ कि राहुल गांधी जी इस बार अपना वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। आप कह रही थी दिल्ली में एक भी रैली ऐसी नहीं हुई जिसमें केजरीवाल और राहुल गांधी जी साथ में दिखे। बिल्कुल। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनकी फॉर्मेशन कांग्रेस के ही वोट से हुई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। तो वो लोग कांग्रेस के संग मन शेयर करने में डर रहे हैं क्योंकि उनका टैक्टिकल वोट शिफ्ट हो जाएगा। आप दिल्ली में भी देखिएगा कि जिन 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है वहां पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। 25 के विधानसभा चुनाव में आपको दिखेगा कांग्रेस के लिए गेम की सिचुएशन होगी क्योंकि उस जगह आम आदमी पार्टी का वोटर उनके साथ जुड़ जाएगा। तो वो फिर 25 के चुनाव में कितना आम आदमी पार्टी पे वापस जाता है, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विधानसभा का चुनाव संग में लड़ती है, ये तब देखने का विषय होगा। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों को कम से कम ये तो ध्यान रखना चाहिए कि उनके सर्वोच्च नेता का वोट भी उनकी पार्टी को नहीं मिल रहा है। तो बाहर निकल के उन्हें उस दिन पोलिंग बूथ पे ये कहना ही पड़ेगा कि मैंने अपना वोट आम आदमी पार्टी को दिया है। इसका मतलब वो आम आदमी पार्टी की नीतियों को और नेतृत्व को एंडोर्स करते हैं परोक्ष और अपरोक्ष रूप में, क्योंकि अब अपने उन्होंने मताधिकार का प्रयोग भी आम आदमी पार्टी के लिए करा है। जी जी, जैसे कि मनीष जी यहाँ पर अगर बात करें 2019 चुनाव की, तो यहाँ पर बीजेपी ने 7 सीटों पर अपना कब्जा किया था। ये 19 की बात है, लेकिन इसी के बाद अगर 20 की हम लोग बात करें तो 20 में यहाँ पर केजरीवाल को बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार उन्होंने केजरीवाल ने अपनी बनाई थी। तो ये कैसे संभव है कि एक साल में मतदाताओं का जो मन है बदल जाता है? जी क्षेत्रीय इलेक्शन होते हैं और राष्ट्रीय इलेक्शन होते हैं तो परसेप्शन बिल्कुल अलग होता है। इस बार भी बीजेपी जो भारत का चुनाव जीतेगी उसका परसेप्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी है, कोई भी जनता में गुस्सा नहीं है, विपक्ष के पास कोई इस का अल्टरनेटिव नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी को इसमें जी हमारी बात उनसे नहीं हो पा रही। मनीष अग्रवाल से हमारा संपर्क जो है टूट गया है। चलिए इसी के साथ हम अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे लोकसभा चुनाव में नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में महाराजगंज में पहुंचे सीएम योगी ने जनसभा के दौरान विपक्ष में जमकर हमला बोला। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सत्ता में भ्रष्टाचार और घोटाले को बढ़ावा मिला। साथ ही सनातन धर्म पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि सनातन धर्म के लिए हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं तो देश और धर्म के लिए हम सब कुछ न्यौछावर भी कर सकते हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, जो जनता ही है। वहीं बातों ही बातों में सीएम ने एक इशारा भी किया है। उनका कहना है कि अयोध्या सज गई है, काशी सज गई है, गोरखनाथ की नगरी भी सज गई है। अब हम लोग मथुरा की ओर बढ़े हैं। ये काम बस भाजपा ही करवा सकती है। हम बिना भेदभाव की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। माफिया और अपराधियों की राम नाम सत्य की है और यात्रा भी निकलवा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों, तो जनता ही कह देती है इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दनों ने जवाब देती है। जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं। जैसे कि महाराजगंज में सीएम योगी ने लगातार विपक्ष पर हमला किया और जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से उन्होंने एक चेतावनी दी है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए। अनूप, जैसे कि यहाँ पर महाराजगंज में सीएम योगी ने सभा की है, जनसभा को संबोधित किया, मंच से उन्हें विपक्ष पर जो है लगातार हमला भी बोला और साथ ही साथ मंच से एक चेतावनी भी दी है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल वैशाली, मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो महाराजगंज में रैली थी
उस पर उन्होंने कई हमले विपक्ष लोग बोले। उन्होंने बताया कि जो है जिस तरीके से विपक्ष हताश और निराश है, लगातार जो है जो गलत बयानबाजी कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, जबकि विपक्ष कहीं न कहीं अपने लिए कर रहा है। हमारे आगे पीछे उन्होंने कहा कोई नहीं है और हम यहाँ किसी भ्रष्टाचार को लेकर के नहीं बढ़ाते हैं। जबकि उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो सभी लोग घोटाले को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, लगातार परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, साथ साथ पीढ़ियों के लिए जो है इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। वही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने जो है अयोध्या और बनारस को सजाया है, गोरखपुर को सजाया है, वही अब काशी की बारी, मथुरा की बारी है। मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा और उनकी जो है पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार हम दिशा में बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो देश और समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए आगे काम कर रही है। हम देश और समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म और देश के लिए हम अपनी सत्ता को टुकड़ा भी सकते हैं। हमारे लिए देश और धर्म से बड़ा, सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। वही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से विपक्ष की जब सरकार थी तो उन्होंने लगातार जो है घोटाले को बढ़ावा दिया, उन्होंने भेदभाव किया, कुछ विशेष लोगों को आगे बढ़ाया, अपने कार्यकर्ताओं को जो है ठीक ठाक घोटाले कराए। इस तरीके से कई सारे देखा जाए तो जो है हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में किए। साथ ही आपको बता दें सीएम योगी ने महाराजगंज में जो है एक और बड़ी बात कही, विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो उनके द्वारा जो महापुरुष थे, महापुरुषों की जो मूर्तियां लगी थी उनको तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लखनऊ में सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां थी, उनको स्थानों को हटाने का काम अखिलेश यादव ने किया। तो लगातार समाजवादी पार्टी का जो विकृत चेहरा है, उनका तो तुष्टीकरण के चेहरा है, जाति और धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, लगातार इसको उन्होंने घेरने का काम किया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो वो सबका साथ, सबका विकास लेकर के चलती है। मोदी की गारंटी हमारे साथ है, डबल इंजन की गारंटी हमारे साथ है, सबका साथ, सबका विकास है। उन्होंने तमाम आपको बता दें रैलियों में भी जो है इसका जिक्र किया है। विपक्ष पर हमला बोलने के साथ साथ उन्होंने अपनी योजनाओं को जो है बखान किया। लगातार अपने भाषणों में हमेशा वो अपनी बार 400 पार का नारा लगाते हुए दिखे। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को जो युवराज हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने लिए करते हैं। अभी चुनाव के बाद वो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और इसके बाद वो तुरंत जो है विदेश यात्रा पर निकल जाएंगे। उनका केवल उतना समय हिंदुस्तान में रहता है जितना वो जो है चुनाव के टाइम आते हैं। इसके बाद तुरंत वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। इस तरीके से कई तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सारे हमले किए। ये समाजवादी पार्टी पर उन्होंने माफिया राज को लेकर के हमला किया, कहा कि पहले समय में जो विकास होता था वो कुछ जिलों में होता था। दूसरी ये होती थी कि लगातार जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसमें माफिया और गुंडे लगातार बढ़ावा पा रहे थे। जेलों से सरकारें चलाई जाती थी, कुछ खास लोग को फायदा पहुंचाया जाता था। इसके साथ साथ थानों में भी किसी की सुनवाई नहीं होती थी। तो कई मामले आपको बता दें कि जब योगी आदित्यनाथ की जब होती है रैली होती है तो उनके द्वारा कई ऐसे हमले किए जाते हैं जिससे कहीं कहीं विपक्ष निरुत्तर होता दिखाई देता है। आज भी महाराजगंज में आपको बता दें कि 6ठे चरण का जो चुनाव होना है उसका प्रचार थम गया है। 7वें चरण के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 6ठे चरण का चुनाव 25 तारीख को यानी कि कल है और उसके बाद 2 जून को जो है 7वें चरण का चुनाव है। तो उसकी लगातार जो धुआंधार चुनावी रैलियां कर रही हैं कई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कई रैलियां की हैं। उत्तर प्रदेश से लगाकर उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनकी कई रैलियां की हैं। महाराजगंज की ये रैली अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है। वैशाली मैं आपको बताता हूँ कि महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, साथ उसके सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ठीक ठाक प्रभाव है, क्योंकि वो सोलन पूर्वांचल से आते हैं। वो गोरखनाथ के महंत भी हैं और पूर्वांचल में एक अच्छी खासी फैक्ट उनकी मानी जाती है। तो ये एक जो उनकी रैली है जो खास करके महाराजगंज और गोरखपुर नहीं उसके आसपास कई लोकसभा क्षेत्रों पे उसका ठीक ठाक असर डालेगी।
बिल्कुल। अनूप, जैसे कि यहाँ पर धर्म को लेकर अगर बात करें तो धर्म का मुद्दा ये पूरे चुनाव के दौरान छाया रहा है। यहाँ पर बीजेपी लगातार धर्म की बात कर रही है तो विपक्ष उस पर, कांग्रेस जो है लगातार हमला भी बोलती नजर आई। वहीं आज मंच से सीएम योगी ने कहा है कि वो धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सीधा सीधा एक उन्होंने यहाँ पर चेतावनी भी दिखा दी है कि धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए दो तरीके से इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ एक जो है गोरखनाथ के हिंदू आदमी और सनातनी नेता माने जाते हैं। अगर तो उन्होंने हमेशा मंचों से कहा कि जो विदेशी आक्रांता थे, चाहे वो बाबर थे, चाहे वो औरंगजेब थे, वो हुमायूं थे, उनके द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं वो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं। बनारस की बात लेते हैं तो बनारस में जो दीवार है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। उसी तरीके से अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है। अगर जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या दुबई में बनेगा या सऊदी में बनेगा या पाकिस्तान में बनेगा? हमेशा उन्होंने अपने भाषणों में ये कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि काशी मथुरा, हम काशी और अयोध्या को हमने जो है पूरा करा दिया है। जो हमने अपने मैन्युफैक्चरो में कहा था, जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था, हम हमेशा कहते हैं राम मंदिर हम ही बनाएंगे, काशी मथुरा का कॉरिडोर बनाएगा और अब की बार मथुरा की बारी। तो ये साफ साफ संदेश है आपको बता कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मथुरा में इसका एक्शन आपको नजर आएगा। मथुरा में भी जो मस्जिद और मंदिर का विवाद है, मस्जिद की सीढ़ियों पे भगवान कृष्ण की मूर्तियां लगाई गई हैं, उसको तोड़ करके जीरो पे लगाया गया है। ये बहुत ही कई तरीके से कहा जा रहा है तो ये एक गलत बात उन्होंने कहा ये हुआ है और अंग्रेजों पर औरंगजेब को द्वारा किया गया है। हम उसकी भूल को सुधारेंगे। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा, हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब धर्म की बात करते हैं तो हमेशा वो ये कहते हैं कि जो आक्रांता है यहाँ के मुसलमान, उनको अपना पूर्वज न माने। यहाँ के जो मुस्लिम है यही के हैं, किसी परिस्थिति काल के वक्त उन्होंने जरूर अपना पूजा पद्धति बदल दी है, लेकिन वो हमारे अपने भाई हैं। हम सबका साथ सबका विकास को लेकर चलते हैं, लेकिन वो बाबर और औरंगजेब को अपना पूर्वज न माने, अपना आका न माने, हमेशा भारत की धरती को माने, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की बात माने और इसको लेकर वो हमेशा जोर भी देते आए हैं। और रही धार्मिक स्थलों की बात, तो धार्मिक स्थलों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जो है मुखर रहते हैं। अयोध्या को लेकर के उनका जो अभियान रहा है, चाहे अयोध्या में जो है जी हमारा संवाददाता अनूप मिश्रा से संपर्क एक बार टूट गया है। कोशिश करेंगे पुनः उनसे बात करने की। चलिए एक बार फिर उनसे बातचीत करते हैं, उनके और रुक करते हैं। जी अनूप, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, तो मैं कह रहा था वैशाली की जब अयोध्या की बात आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आपको बता दें कि अयोध्या को लेकर काफी सेंसिटिव रहे हैं। मथुरा काशी को लेकर के उन्होंने काफी काम किया है। अयोध्या में जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर को उन्होंने तैयारी कराई, राम मंदिर को बनाया, इसके साथ साथ में आपको बता दें दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम लगातार हो रहा है। विकास की बात करें तो अयोध्या में आज के समय में विकास इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि वहां पर लगभग सभी बड़ी कंपनियां अपना इन्वेस्ट कर रही हैं जमीन को लेकर। टाउनशिप से अयोध्या में जो एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक समय था जब अयोध्या की तरफ कोई जाता नहीं था। आज अयोध्या में आपको बता दें कि मैंने स्वयं कवर किया है कि अयोध्या में कोई भी रोड जो है 4 लेन से कम नहीं है, 2 लेन से कम नहीं है। उस शहर के अंदर की भी 4 लेन रोड है, फ्लाईओवर्स भी बने हुए हैं। वहीं अगर जो पूर्वांचल की कह सकते हैं द्वार की तरफ के रूप में अगर हम अयोध्या को देखते हैं तो अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है उससे खाली अयोध्या को ही फायदा नहीं होता है। अयोध्या के साथ साथ में गोरखपुर को फायदा होता है, पट्टी को फायदा होता है, सुल्तानपुर को फायदा होता है, अम्बेडकर नगर को फायदा होता है, बलिया को फायदा होता है, देवरिया को फायदा होता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र बहराइच को फायदा होता है जो बहुत ही करीब में पड़ते हैं और वहां से आना आवागमन काफी आसानी से होता है। इसके साथ आपको बता दें कि लखनऊ और अयोध्या की फ्लाइट और मुंबई की फ्लाइट और हैदराबाद की फ्लाइट के बारे में हम बात करते हैं तो वो काफी सस्ती पड़ती है। वही जमीन को टाउनशिप को लेकर बात करते हैं तो बड़े बड़े होटल अयोध्या में आ गए हैं, लगातार उसका डेवलप हो रहा है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज में जो रैली में धर्म की बात की कि हम धर्म और सनातन को सर्वोपरि मानते हैं, हम धर्म और देश और सनातन धर्म के लिए ऐसी सत्ता को कुर्बान करते हैं, अपने आप को भी कुर्बान कर सकते हैं। हम कुछ लेकर के नहीं आए थे, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला कि विपक्ष झोला भर के आता है,
खाली झोला लाता है और झोला भर के जाता है। तो कई सारे जो है हमले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म को लेकर, विकास को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, इसके साथ साथ माफिया राज को लेकर के कई मामलों में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहीं न कहीं उसको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। साथ ही साथ धर्म के पर उन्होंने खड़ा होकर के बोला कि धर्म के लिए हम कुछ भी करते हैं। प्रथम प्राथमिकता उनकी धर्म और सनातन धर्म है, क्योंकि पूरे दुनिया में केवल भारत ही ऐसा बता है जहां पर सनातन धर्म है, बाकी प्रत्येक देशों से लुप्त हो चुका है और हिंदुस्तान में इस धर्म को बचाने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीएम की और एक तरीके से ये पूरी धर्म को लेकर जो बात कही गई है, एक आपका कहना सही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां धर्म को लेकर बात की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका अनूप। चलिए चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज की, जहां घोटाले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। इसी सीबीआई के ही कुछ अधिकारियों को मामले में शामिल होने पर केंद्रीय दल ने गिरफ्तार उनको किया। इसके बाद से कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मांग की है कि नर्सिंग घोटाले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष रूप से की जाए। पूर्व केंद्रीय नगर मंत्री अरुण यादव ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि नर्सिंग घोटाले में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुई सीबीआई जांच राजनीतिक संरक्षण में हुए महाभ्रष्टों और व्यापक स्तर पर हुए भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आने के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि व्यापम महाघोटाले की जांच किस तरह हुई होगी। यादव ने कहा है कि अब जरूरी है कि मध्य प्रदेश के एक माननीय न्यायाधिपति जी स्वयं संज्ञान लेकर नर्सिंग और व्यापम दोनों ही महाघोटालों की जांच की जाए। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। जी कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर नर्सिंग घोटाले की बात सामने आई है, नर्सिंग घोटाले में सीबीआई के कुछ अधिकारियों के ही अब यहाँ पर नाम सामने आए जिन्होंने जांच की थी, अब वही जांच के घेरे में आ गए, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग घोटाला हुआ है और उसकी एक वानगी देख ली है, जब सीबीआई के ही अफसरों को घूस लेते हुए पकड़ा और जो दिल्ली के से सीबीआई जांच करने आई थी, तो मध्य प्रदेश के जो जांच अधिकारी है उसी में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया और अब तक कई गिरफ्तारियां इस नर्सिंग घोटाले के मामले में हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैकल्टी दी गई थी, जो अध्यापक थे, जो प्राचार्य थे, वो एक ही समय में 8-8 स्कूलों में एक साथ ट्यूशन दे रहे थे, एक साथ पढ़ा रहे थे, जो कि मुमकिन नहीं है। कॉलेज चल रहे थे जहां कोई भी बिस्तर या कि कोई भी फैकल्टी नहीं है और फिर भी कॉलेज चल रहे थे। तो जो जांच में सामने आया है उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। इसी को लेकर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं अरुण यादव या चाहे पूर्व सीएम कमलनाथ, उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि मध्य प्रदेश में जो व्यापम का घोटाला हुआ है उससे भी बड़ा यह घोटाला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जांचें सामने आई है और जांच अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो निश्चित रूप से बड़ा घोटाला है। और इसके लिए अरुण यादव ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश के प्रमुख जस्टिस हाई को माननीय जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मांग की है कि पूरे संज्ञान को वो देखें और स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जांच करें, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ न्यायालय पर विश्वास है और न्यायालय ही जनता को न्याय दे सकती है। बिल्कुल कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें घोटाले की, तो आखिर ये घोटाला हुआ कैसे? क्योंकि जो जांच एजेंसी है जिनको जांच सौंपी गई थी, अब वो घोटाले में उनका नाम सामने आ गया है, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जब बागड़ी खेत खा जाए तो उसका होगा क्या? जी देखिए, कई जांच अधिकारी अभी पुलिस हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जो लिंक है उनको खंगाला जा रहा है। और चूंकि देखिए अभी चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, इसलिए अभी ज्यादा तेज जांच नहीं कही जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से घोटाला हुआ है और ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी गई है जिन पे कभी नर्सिंग कॉलेज लगे ही नहीं और सिर्फ जो युवा है, जो नर्सिंग से जुड़े हुए विद्यार्थी चाहे छात्र छात्राएं हैं, उनका भविष्य अधर में लटक गया है। इसलिए लगातार कांग्रेस ये मांग कर रही कि इस पूरे जो हुआ है उसे निष्पक्ष रूप से की जाए और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा दी जाए।
बिल्कुल कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस से लगातार बीजेपी पे हमलावर है, कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से आरोप लगा रही, लेकिन एक बात ये भी कृष्णा निकलकर सामने आ रही है कि अगर सही से जांच की जाए तो क्या ये व्यापम घोटाला जो हुआ था उससे भी बड़ा मामला सामने आ सकता है? व्यापम से बड़ा घोटाला है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए, जब तक आएंगे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा ये घोटाला है या महाघोटाला है, कितना भ्रष्टाचार। लेकिन जो प्राथमिक दृष्टि से जो आरोप लग रहे हैं, और यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से ये बड़ा घोटाला है, क्योंकि एक समय में फैकल्टी कई जो कॉलेज है वहां कोचिंग कैसे दे सकते हैं? एक फैकल्टी एक समय में क्यों में एक रात तो छोड़ दीजिए, कई एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। और जो जांच अधिकारी है उसे सही दे दिया है, ये सबसे बड़ी बातें प्रमुख निकल के आ रही हैं। और यदि जांच इसकी तय तक गई तो बहुत बड़े नाम आ सकते हैं इसमें। बिल्कुल सही कहना है आपका कि जब जांच होगी उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि आखिर ये जांच जो ये घोटाला हुआ था कितने बड़े पैमाने पर हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।